पहले उसका भी कर देते हैं, इसका भी कर लेते हैं। अब तुमने पंगा लिया है तो छेड़ते हैं। देखो है क्या। ठीक। तंत्र का मतलब क्या होता है भाई? सिस्टम। हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल, जो पूर्व वैदिक काल था, फिर उत्तर वैदिक काल था, धीरे धीरे हम एक क्षेत्र पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। पहले हम कबीला हैं, फिर अब राजा को सेना चाहिए, राजा को साम्राज्य चाहिए। तो सिस्टम का मतलब ये है कि एक क्षेत्र है जिसके ऊपर एक सत्ता एस्टेब्लिश हो रही। सत्ता को आज के टाइम पे आप सरकार भी कह सकते हो। ठीक है। राज का मतलब राजा। इसका मतलब अगर मैं दोनों के बीच में प्राचीनता की बात करूं तो पहले राजतंत्र था या गणतंत्र था? गणतंत्र था। क्यों? क्योंकि अगर आप ऋग्वैदिक काल में भी देखोगे तब भी क्या चीजें देखने को मिल रही? कबीला। इवन उससे पहले सिंधु घाटी में आप देखने को मिल रहा है तो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक केंद्रीकृत शासन नहीं दिख रहा है कि एक ही राजा है भाई, आनुवंशिक है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब पहले अगर होता भी होगा तो कुछ कुछ कबीले आपको देखने को मिलेंगे। इन कबीलों की आपस में गायों को लेकर, चीजों को लेकर लड़ाई होती थी। ये जो कबीले थे ये आपका गणों का तंत्र था। अब वर्ड टूट रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। तंत्र का मतलब सेम वही है, सिस्टम, लेकिन गण का मतलब कबीला था। कुछ कबीले 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कबीले, इन कबीलों में हर एक में एक राजा होगा। बट अगर आप सोच के देखो, इसी क्षेत्र को पूरी तरीके से बना लिया जाए तो कितने सारे गण शामिल हो गए इसके अंदर और कितने सारे राजा शामिल हो गए। तो ये लोग एक बात करेंगे कि देखो, एक क्षेत्र लेते हैं जिसके अंदर हम मिल के शासन करें। भाई एक सेगमेंट है P5 का, एक सेगमेंट P5 प्लस ब्रिक्स का है। दोनों में डिफरेंस है ना। P5 केंद्रीकृत शासन की बात करता है एक हिसाब से। पूरे वर्ल्ड पे 200 के आसपास कंट्रीज है मान लो, तो 5 ही लोग राज करना चाहते हैं। अब ब्रिक्स के साथ मिलकर एक बड़ा समूह बन जाता है। थोड़ा सा संरचना डिफरेंट हो गई, सत्ता ज्यादा लोगों के हाथ में हो गई, है ना। अब देखो, राजतंत्र जो है वो कह रहा है कि एक ही बंदा है राजा जिसके ऊपर सब कुछ केंद्रित होना है। सब कुछ केंद्रित होने का क्या मतलब है? सब कुछ केंद्रित होने का मतलब, पहली बात, युद्ध लड़ेगा तो डिसीजन कौन लेगा? समझ गए? प्रशासन के डिसीजन कौन लेगा? शक्ति किसके पास होगी? न्याय व्यवस्था कौन देखा? वित्तीय व्यवस्था किसके पास में होगी? कर का डिसीजन कौन लेगा? इसका मतलब सब कुछ एक ही बंदे के पास। युद्ध भी यही देखेगा, प्रशासन भी यही देखेगा, कर भी यही देखेगा, न्याय। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अकेला कई बाजुएं हो जाएंगी इसकी, लोग रखेगा नीचे, बट डिसीजन राजा का होगा। राजतंत्र में तो यही होता था ना, राजा कहता था इसको लटका दो, जैसे तुम्हारे काम। अब मैं अगर राजा होता तो बोलता फिर मैं, है ना, मतलब तुरंत डिसीजन राजा लेता था, इसको लटका दो, कुछ नहीं, ठीक है उसने कोई बिठा रखा है काजी टाइप का, बताओ क्या दंड है इसके लिए, बोले शास्त्र क्या कहते हैं। आगे चल के ना ये इसी दंड व्यवस्था में काजी पंडित ये सब प्रभावी हो जाएंगे कि धर्म के अनुसार शासन चलाना चाहिए, धर्म के अकॉर्डिंग शासन। अब धर्म के अकॉर्डिंग शासन अब दो तरीके से होता है। एक धर्म ये कहता है कि, मान लो कोई एक धर्म का मैं नाम नहीं ले रहा,
धर्म अगर ये कह रहा है कि शासन कठोर होना चाहिए, राजा को कठोर होना चाहिए, राजा में दया वया कुछ नहीं, राजा को सिर्फ अपना साम्राज्य देखना चाहिए। एक कह रहा नहीं, राजा को लिबरल होना चाहिए, थोड़ा माफी भी दे, माफ भी कर दे लोगों को, बहुत ज्यादा युद्ध भी ना लड़े, जीवों की हत्या भी ना हो। एक ऐसा शास्त्र है। किस तरीके का शासन जो है वहां पे रहेगा, ये डिपेंड करता है वो देश या उसका इतिहास किस तरीके से उसको बताता है। ये सारी चीजें अगर एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है तो वो राजतंत्र वाली कहानी है। लेकिन अगर शक्तियां डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हाथ में हैं, इवन मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लो 4-5 लोग मिलके एक समिति बना रहे हैं और ये समिति राजा को डिसाइड करने में हेल्प कर रही है, ये भी एक हिसाब से गण ही है, बट फाइनल डिसीजन राजा का है। इसलिए मौर्य काल में अगर आप देखोगे समितियों के हेते हुए भी केंद्रीकृत शासन, क्यों, ये बता सकती है। यहां पे कुछ और हो रहा था, सब मिलके डिसीजन ले रहा है, सर्वसम्मति से डिसीजन है। यहां पे समिति सिर्फ बता रही है, बट रूप तो वही है। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है। ये सेगमेंट क्या है कि एक बंदा जो है तानाशाह ना हो जाए, इसलिए कैबिनेट का प्रावधान किया गया है ताकि वो उसको बताएं, बट डिसीजन अंतिम किसका होता है, पीएम का। वही रूप आज तक भी चल रहा है। चलो अब दूसरा